Hello, good morning to all of you. ओके सो हम लोग कर रहे थे वेक्टर्स चैप्टर। तो वेक्टर्स में शुरू का पार्ट टाइप्स ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर, है ना। फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर हो गया, फिर उसमें लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, फिर उसके बाद में दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नेक्स्ट फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। तो हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तक कर लिया था, अपना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तक हो गया था। आवाज आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। ओके तो वेक्टर चैप्टर हम लोग 5 पार्ट में पढ़ते हैं। पहला पार्ट हो गया टाइप्स ऑफ वेक्टर, फिर लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, फिर दो वेक्टर, फिर सेकंड पार्ट में दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट, तीसरे पार्ट में हम लोग करते हैं तीन वेक्टर का प्रोडक्ट, फिर अपन करते हैं वेक्टर इक्वेशन, और फिर करते हैं एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स इन ज्योमेट्री। और एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स इन ज्योमेट्री फिर वापस पूरा रिपीट होता है 3D चैप्टर में, है ना। तो कभी भी ध्यान दो, वेक्टर 3D बस फर्क क्या है कि 3D जहाँ पे पॉइंट की पोजीशन कैसे बताता है, x, y, z। 3D में पोजीशन कैसे बताता है पॉइंट की, x, y, z। पोजीशन वेक्टर कैसे बताएगा, सीधा ओरिजिन से निकलता हुआ बताएगा। तो सीधा ओरिजिन से निकलता हुआ बताएगा। अब देखो 3D कैसे बताएगी, 3D बताएगी कि पहले x, फिर y, फिर z। तो एक्स वाई तो अपना वो 2D वाला ही हो गया, एक्स वाई अपना 2D का, जो अपन ने पूरी 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। जेड में बस ये हो गया हाइट आ गई। तो ऐसा समझ लो जैसे जमीन से ऊपर जा रहे हैं पॉजिटिव जेड, जमीन से नीचे जा रहे हैं नेगेटिव जेड, बस ये फर्क आ गया। तो 2D में क्या हो गया, पूरा अपन पहले जमीन पे चल रहे हैं, तो जमीन पे अपन लेफ्ट राइट और आगे पीछे। लेकिन 3D में बस एक जेड आ जाता है, तो ऊपर नीचे मतलब हाइट एंड डेप्थ, ऐसा समझ सकते हैं। अब पोजीशन, अब ये हर पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर होता ही है, क्यों, क्योंकि पॉइंट है तो वो हो गया फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ओरिजिन से आ जाएगा। तो वेक्टर कैसे दिखेगा, इसको ऐसा दिखाएगा सीधा,
वेक्टर इसको सीधा दिखाएगा। तो वेक्टर इसको सीधा दिखाता है, तो वो वेक्टर क्या बोलता है, ओपी वेक्टर। तो ये एनालॉजी है। तो इसलिए अगर मैंने कभी लिखा x कॉमा वाई कॉमा जेड, तो ये पॉइंट हो गया। और मैंने लिखा x कॉमा आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो भी वो पॉइंट ही हो गया, पर उसको वेक्टर के टर्म्स में लिखा है, तो उसको बोलते हैं फिर पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर, तो दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है। तो मेंस एडवांस में यू हैव टू बी स्मार्ट कि तुम वेक्टर के क्वेश्चन को 3D में भी ले जा सकते हो, 3D के क्वेश्चन को वेक्टर में ले जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि वेक्टर में दिया है तो तुम वेक्टर में रह के करोगे सॉल्व। तो डिपेंड करता है, 3D में किसी को 3D में इजी जाता है, किसी को वेक्टर में इजी जाता है। तो पर लेकिन एक अच्छी बात है, दोनों इंटरकन्वर्टिबल है, एक दूसरे में 100% लेके जा सकते हैं। लेकिन 12th बोर्ड में कैसा है ना, वो चैप्टर के हिसाब से रहता है। तो बोर्ड में ये फिक्स रहता है कि आपको इसी से करना पड़ेगा, तो आपको वही अप्रोच से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये 12th बोर्ड में बुक चैप्टर के हिसाब से, तो वेक्टर का है तो वेक्टर से ही सॉल्व करना पड़ेगा, और 3D का क्वेश्चन है तो 3D से ही सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। ओके, तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट तक कर लिए थे। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कर लिया था हमने। नेक्स्ट है वेक्टर, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन निकाला था लास्ट अपन ने, 1/6 बॉक्स एबीसी। तो अपन ने निकाला था वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन 1/6 बॉक्स एबीसी, 1/6 बॉक्स एबीसी। नेक्स्ट है तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ट्रिपल का मतलब 3, और वेक्टर वो रिजल्ट जो आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी आएगी, तो इसलिए उसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो कैसा होगा, जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये ब्रैकेट भी मैटर करता है। ब्रैकेट क्यों मैटर करता है, क्योंकि अगर मैंने मान लो ब्रैकेट नहीं लगाया, तो फिर कौन सा वाला 2 का पहले क्रॉस होगा, तो इसलिए ये ब्रैकेट मैटर करता है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एसोसिएटिव नहीं है। एसोसिएटिव नहीं है मतलब कि तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि दोनों का ब्रैकेट सेम ही आएगा। जैसे मैं पहले ए बी सी करूं फिर ए को क्रॉस करूं, या पहले ए क्रॉस बी करूं फिर सी को करूं, तो आंसर सेम नहीं आएगा, है ना। ओके, द रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट, द प्रूफ इज एज सच नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो फंडा दे देता हूँ, इसके अंदर जो रिमार्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन है और जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट तो एनी टाइम इंपॉर्टेंट ही है, पर जो रिमार्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि पहले बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, है ना। तो बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो जो आएगा, मान लो एन कैप आया, तो वो बी के परपेंडिकुलर होगा और सी के परपेंडिकुलर होगा, और फिर इस एन कैप का ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होने वाला है, फिर इस ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होने वाला है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको एक रिजल्टेंट वेक्टर मान लूं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी आर वेक्टर को, तो जो आर वेक्टर होगा फाइनली ए वेक्टर के परपेंडिकुलर और एन कैप के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आर वेक्टर फिर ए क्रॉस एन कैप बी सी साइन थीटा होगा, अगर देखा जाए तो। ये ऑब्जर्वेशन समझा रहा हूँ तुमको, रिजल्ट तो कुछ और ही है। तो ए क्रॉस एन कैप बी सी साइन थीटा होगा, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ए वेक्टर के और एन कैप के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब है बी और सी के प्लेन में होगा, क्योंकि एन कैप के फिर परपेंडिकुलर आ गया। क्योंकि अगर मान लो ये बी है और ये सी है और एन कैप इधर है, और आर वेक्टर फिर से एन कैप के परपेंडिकुलर है,
तो आर वेक्टर फिर से एन कैप के परपेंडिकुलर, तो वो बीसी के प्लेन में आ जाएगा, वो बीसी के प्लेन में आ जाएगा, तो इन द प्लेन ऑफ बीसी। अब तुम क्या ध्यान रखोगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ब्रैकेट में जो होते हैं उनके प्लेन में लाई करता है और बाहर जो होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो अब तुम ध्यान क्या रखोगे कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, तो पहला कि बाहर वाले ब्रैकेट के परपेंडिकुलर होगा और जो ब्रैकेट के अंदर है उसके प्लेन में होगा। आर वेक्टर इन द प्लेन ऑफ, lie in the plane of बी एंड सी वेक्टर। इसलिए जब आंसर तुम देखोगे तो दूर का डॉट प्रोडक्ट बचा हुआ वेक्टर माइनस पास का डॉट प्रोडक्ट बचा हुआ वेक्टर, तो दूर का डॉट प्रोडक्ट बचा हुआ वेक्टर, फिर पास का डॉट प्रोडक्ट बचा हुआ वेक्टर। और अच्छे से नोटिस करोगे तो ये दिखेगा तुम्हें आर वेक्टर इज इक्वल टू x1 बी वेक्टर प्लस x2 सी वेक्टर। तो इसका मतलब है आर वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। इसका मतलब है आर वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट ऑफ बी एंड सी, और इसका मतलब है ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। इसका मतलब है आर वेक्टर बी और सी के प्लेन में लाया करता है। तो ऐसे पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि तीन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब कोप्लेनर है। इसका मतलब हो गया कोप्लेनर है। ओके, तो तुम कैसे याद रख सकते हो कि ब्रैकेट के अंदर है उसके प्लेन में लाई करेगा और ब्रैकेट के बाहर है उसके परपेंडिकुलर होगा। कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। कभी कभी तुम्हें ऐसा बोला जाएगा क्वेश्चन में, कभी कभी ऐसा बोला जाएगा एक ऐसा वेक्टर लिखो, एक ऐसा वेक्टर लिखो जो दो के प्लेन में है, दो के प्लेन में है और तीसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तीसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो वो, तो जिसके प्लेन में है वो ब्रैकेट के अंदर और जिसके परपेंडिकुलर है वो ब्रैकेट के बाहर। और लैम्डा, लैम्डा क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आर वेक्टर, आर वेक्टर इसके अलोंग है, पर इसका मैग्नीट्यूड और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है ऐसा जरूर नहीं है। तो मैग्नीट्यूड सेम हो गया जरूर नहीं, वो उसके अलोंग था, तो अलोंग था तो डायरेक्शन चिपका दी उसको, और मैग्नीट्यूड क्वेश्चन देगा तो हमने डायरेक्शन चिपका दी। तो एक तरह से क्या होता है ना, वेक्टर कभी भी तैयार होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। तो मैग्नीट्यूड यहाँ से ले लेंगे, मैग्नीट्यूड यहाँ से आ जाएगा और डायरेक्शन इसकी वजह से आ जाएगी, ठीक है, नहीं तो यूनिट वेक्टर। ओके, तो अब तुम है ना पूरा ध्यान ये रखो, तुम्हें कभी भी अगर प्रोजेक्शन चाहिए तो डॉट प्रोडक्ट, लेंथ चाहिए तो डॉट प्रोडक्ट, एंगल चाहिए, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस बहुत रेयरली आता है, पर डॉट तो भैया भर भर के है। कभी एरिया चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट, वॉल्यूम चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट एंड, क्रॉस प्रोडक्ट एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दो के प्लेन में, बी और सी के प्लेन में और ए के परपेंडिकुलर, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर कभी पैरेलल प्रूफ करना है तो लीनियरली डिपेंडेंट और क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। और अगर कोप्लेनर प्रूफ करना है तो लीनियरली डिपेंडेंट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अच्छा, तो अगर वो पैरेलल नहीं है तो फिर नॉन पैरेलल होगा, तो वो भी प्रूफ होता है, तो नॉन कोलिनियर, तो वो भी प्रूफ होता है यहीं से कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू 0। तो नॉन कोलिनियर, तो लिख लो, तो नॉन कोलिनियर, तो नॉन कोलिनियर क्या हो जाएगा,
लीनियरली इंडिपेंडेंट और क्रॉस इज नॉट इक्वल टू 0, क्रॉस प्रोडक्ट। और नॉन कोप्लेनर लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे फटाक से स्ट्राइक करना चाहिए, काफी मिलेगा तुमको इस तरह का। नेक्स्ट, इसमें ही अपन एक 4 वेक्टर्स का प्रोडक्ट भी समझ सकते हैं। तो देखो ना, दो वेक्टर का डॉट क्रॉस और 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो अपने सिलेबस में है, इवन बोर्ड में भी है तुम्हारे। लेकिन 4 वेक्टर्स का अपने सिलेबस में नहीं है, पर उसको हम सिलेबस में ला सकते हैं। तो जैसे देखो, प्रूव दैट बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। तो इसको प्रूफ करना है एबीसी का होल स्क्वायर। द प्रूफ इज इंपॉर्टेंट, रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, तुम डायरेक्ट याद रख सकते हो। ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, प्रूफ तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि प्रूफ में अप्रोच है। तो चलो, बॉक्स क्या कहती है? बॉक्स कहती है पहले 2 का क्रॉस, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, बिना ब्रैकेट के नहीं चलेगा, और तीसरे का डॉट। पहले 2 का क्रॉस, तीसरे का डॉट। अब ये 4 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। तुम नोटिस करोगे तो देखो 1 2 3 4 और क्रॉस ही क्रॉस लगे हुए हैं। जो 4 वेक्टर्स का क्रॉस है, तो कैसे करेंगे? तो मैं क्या करूंगा, ए क्रॉस बी को एक वेक्टर यू वेक्टर मान लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी भी एक वेक्टर है। तो u क्रॉस बी क्रॉस सी हो गया, तो ये चला गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वो क्या कहता है? दूर का डॉट प्रोडक्ट बचा हुआ वेक्टर माइनस पास का डॉट प्रोडक्ट बचा हुआ वेक्टर। और ये सी डॉट ए तो बाद में आएगा। अब u को खोल देते हैं, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी डॉट सी हो जाएगा बॉक्स एबीसी। ये स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो सकता है। फिर u डॉट वी, तो u डॉट वी होगा ए क्रॉस बी डॉट बी, तो बॉक्स ए बी बी, बॉक्स ए बी बी एंड स्केलर इनटू सी वेक्टर, फिर डॉट सी क्रॉस ए। नेक्स्ट, बॉक्स ए बी भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 वेक्टर पैरेलल हैं, बी बी, तो 0 हो गया, तो बस एक ही रह गया। तो बॉक्स ए बी सी और ये बी डॉट सी क्रॉस ए, यानी बॉक्स बी सी है, और बॉक्स बी सी साइक्लिक ऑर्डर में है, तो वो बॉक्स ए बी सी हो जाएगा। तो ये हो गया बॉक्स ए बी सी, बॉक्स ए बी सी। तो बॉक्स एबीसी इंटू बॉक्स एबीसी, यानी के इंटू के, नंबर थ्योरी का ही एक तरह से। तो ये हो जाएगा बॉक्स एबीसी का स्क्वायर। सो क्योंकि स्केलर है ना बॉक्स एबीसी, तो स्केलर इंटू स्केलर इज अ स्केलर का स्क्वायर। जैसे नंबर थ्योरी, नंबर रियल नंबर्स, वो स्केलर क्वांटिटी है, रियल नंबर्स। नेक्स्ट, 4 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी कर सकते हैं अपन। तो ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, 4 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ही है। तो इसको क्या करेंगे, यू वेक्टर मान लेंगे। तो ये यू डॉट सी क्रॉस डी हो गया। तो अपन ने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में पढ़ा है कि डॉट और क्रॉस इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यू क्रॉस डी, यू क्रॉस सी डॉट डी, और यू क्या है? ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी डॉट डी, ये चला गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो दूर का डॉट प्रोडक्ट बचा हुआ वेक्टर माइनस पास का डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, दूर और पास मतलब जो ब्रैकेट के बाहर है, तो जो ब्रैकेट के बाहर है तो ये दूर, और ये हो गया पास। तो फिर बचा हुआ वेक्टर बाहर बैठी हुई है डॉट डी, वो बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा ए डॉट सी, फिर बी डॉट डी, ये खुलेगा ब्रैकेट, तो बी डॉट डी, फिर बी डॉट माइनस बी डॉट सी, फिर ए डॉट डी। आया क्या? हाँ, ए डॉट सी बी डॉट डी माइनस बी डॉट सी ए डॉट। ओके, नेक्स्ट है रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। इसका यूजेस कुछ नहीं है, बस डेफिनेशन दे रखे तो वो एक फॉलो करनी है। तो रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर, सिस्टम क्या होता है? कलेक्शन। तो जैसे एक सिस्टम है
जिसमें 3 वेक्टर ए बी सी है, और एक और सिस्टम है जिसमें 3 वेक्टर ए डैश बी डैश सी डैश है। तो रेसिप्रोकल सिस्टम क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 है, ए डॉट ए डैश 1, बी डॉट बी डैश 1, सी डॉट सी डैश 1, और बाकी दो वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो ए डॉट बी डैश 0, ए डॉट सी डैश 0, फिर बी डॉट ए डैश 0, बी डॉट सी डैश 0, सी डॉट ए डैश 0 और सी डॉट बी डैश 0। तो ये रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर है। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन से पता चला कि ए डैश होगा बी क्रॉस सी बॉक्स एबीसी, और ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो सिमिलरली ऐसे बी डैश भी आ जाएगा सी क्रॉस ए बॉक्स एबीसी, और सी डैश भी आ जाएगा ए क्रॉस बी बॉक्स एबीसी। अब नेक्स्ट, अगर इस ये सिस्टम का भी एक वॉल्यूम होगा v और ये सिस्टम का भी वॉल्यूम होगा v डैश, तो दोनों में रिलेशन क्या है, रेसिप्रोकल, v डैश इज 1/v। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट ही है। तो देखो, तो v डैश क्या होगा, बॉक्स ए डैश बी डैश सी डैश, और ए डैश बी डैश सी डैश क्या है, सी क्रॉस ए बॉक्स ए बी सी, ए क्रॉस बी नहीं नहीं, बी क्रॉस सी नहीं नहीं, सी क्रॉस, अरे गलती कर दी मैंने, ए डैश होगा बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ए बी सी, बी डैश होगा सी क्रॉस ए बॉक्स ए बी सी, सी डैश होगा ए क्रॉस बी बॉक्स ए बी सी। अब ये v कॉमन नहीं आएगा, पहले वाले से v, दूसरे से v, तीसरे से v, तो ये v क्यूब होगा। तो ये ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक है ना, बच्चों से क्वेश्चन गलती करवाती है। ये हो गया एक, दूसरा उधर हो गया, मैट्रिसेस में रहता है ना, k इंटू मैट्रिक्स ए है, तो अगर उसका डिटरमिनेंट लिया तो k इंटू डिटरमिनेंट ए नहीं होगा, क्या होगा, k रेज टू n इंटू डिटरमिनेंट ए, k रेज टू n इंटू डिटरमिनेंट ए। नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा बॉक्स बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी। ये तो अभी अभी अपन ने किया है, बॉक्स एबीसी का स्क्वायर, तो बॉक्स एबीसी का स्क्वायर वी क्यू, वी स्क्वायर, बॉक्स एबीसी का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/v, तो वी डैश इज इक्वल टू 1/v। तो रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर प्रूफ भी कर सकते थे अपन। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन, ये वैसे ही हो गया जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जैसे लॉगरिथमिक इक्वेशन, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन, फंक्शनल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हर किसी का क्या फंडा है, फंक्शनल इक्वेशन वो फंक्शन ढूंढो, डिफरेंशियल इक्वेशन फंक्शन ढूंढो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंगल ढूंढो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स ढूंढो, लॉगरिथमिक इक्वेशन एक्स की वैल्यूज ढूंढो। तो वेक्टर इक्वेशन वेक्टर को ढूंढो जो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। वर्स्ट सिचुएशन में तुम कर सकते हो, आर वेक्टर को ले लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वैसे वेक्टर एन डायमेंशन होता है, वेक्टर एन डायमेंशन होता है, पर अपने सिलेबस में 3 डायमेंशन है। पर अपने सिलेबस में 3 डायमेंशनल ही है, तक ही है। वही रीजन है, अपनी डिटरमिनेट थर्ड ऑर्डर मैट्रिसेस, थर्ड ऑर्डर 3D प्लेन का इक्वेशन, लाइन और प्लेन, प्लेन का इक्वेशन। तो 3D में तो वेक्टर एन डायमेंशन हो सकता है, पर अपने सिलेबस में 3 डायमेंशन है, तो इसलिए अपन एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लेके चालू कर सकते हैं। बट ट्राई टू अवॉइड, नहीं तो बहुत लेंदी चला जाएगा, तो ट्राई टू अवॉइड कि डेफिनेशन वगैरह से ही कुछ हो सके। ठीक है, तो नेक्स्ट है, जैसे अब एक क्वेश्चन दे रखा है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, और ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर है, 3 यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब उनका मैग्नीट्यूड 1 है। तो एक्स से वेक्टर लिखना है इन टर्म्स ऑफ एबीसी, बात भी सही है। 3 डायमेंशनल में अगर 4 वेक्टर होंगे तो 4 वेक्टर एक दूसरे के टर्म्स में लिखे जा सकते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट।
तो एक्स वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर। तो बस मुझे एक्स वाई जेड दे दो कोई। तो मैं इसका करा पहले डॉट बी क्रॉस सी। अब ये डॉट बी क्रॉस सी क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी हैं कुछ, एक्स बी सी इक्वल टू 3, बॉक्स एक्स सी ए 4, बॉक्स एक्स ए बी 2 दे रखे हैं। तो बॉक्स तभी आएगा जब डॉट बी क्रॉस सी करूंगा। तो ये आ जाएगा बॉक्स एक्स बी सी इज इक्वल टू एक्स टाइम्स बॉक्स ए बी सी, फिर आएगा बी डॉट बी सी 0 क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, फिर आएगा सी डॉट बी सी 0। जब भी कोई दो सेम वेक्टर हो या कोलिनियर हो या पैरेलल हो तो 0। तो बस यही रह गया। अच्छा अब ये बॉक्स ए बी सी का क्या करूं? तो ये ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, दोनों तरफ डॉट सी ले लो। तो ये आ जाएगा बॉक्स ए बी सी इक्वल टू सी डॉट सी, और सी यूनिट वेक्टर है तो 1 आ जाएगा। तो बॉक्स ए बी सी 1 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू बॉक्स एक्स बी सी कितना आ गया 3। तो यानी एक्स बी सी तो x आ गया 3। ऐसे सी क्रॉस ए ले लो तो यही आ जाएगा बॉक्स एक्स सी ए, इधर आ जाएगा y बॉक्स बी सी ए, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। फिर ए क्रॉस बी के साथ डॉट ले लो तो बॉक्स ए बी एक्स ए बी जेड, ये हो जाएगा बॉक्स सी बी ए सी ए बी, साइक्लिक ऑर्डर में रहना चाहिए ना, सी बी ए सी ए बी साइक्लिक ऑर्डर में रहनी चाहिए सी ए बी। तो z इज इक्वल टू 2। तो x वेक्टर आ जाएगा 3a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर। तो ये हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एबीसी। तो इसका मतलब दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये चारों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है। तो इस तरह से वेक्टर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि वेक्टर इक्वेशंस, लेकिन एक आइडिया दे देता। कभी कभी एक ऐसा भी होता है, मान लो एक एक्स वेक्टर घूम रहा है और एक ए वेक्टर घूम रहा है और एक बी वेक्टर घूम रहा है, और हम इसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना चाहते हैं पर अभी नहीं लिख सकता। एक्स वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर, ये गलत हो जाएगा कॉन्सेप्चुअली। तो कॉन्सेप्चुअली ये गलत हो गया क्योंकि कंसेप्चुअली ये गलत हो गया क्योंकि इसका ये मतलब हो जाएगा कि एक्स वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर आर कोप्लेनर। क्वेश्चन ने तो दिया नहीं होगा। हाँ, अगर तुमने क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर लिया, मान लो कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है और उससे इंटरप्रेट कर लिया, तो फिर अपन बोल सकते हैं। पर अगर क्वेश्चन में दे नहीं रखा तो तुम ऐसे यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे यूज नहीं कर सकते तो फिर क्या करूं कि नहीं भी दे रखा हो फिर भी यूज करना है मेरे को, एंड इट्स वेरी खतरनाक अप्रोच। तो क्या करेंगे अपन, एक और, अगर 4 वेक्टर होते तो कर लेता, पर 4 में भी कोई भी 3 नॉन कोप्लेनर होने चाहिए। वो 4 में भी कोई 3 नॉन कोप्लेनर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उनमें से कोई 3 कोप्लेनर हो गया तो वो ये आपस में एक दूसरे के टर्म्स में आ जाएंगे। तो वो चौथा वेक्टर लिया ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी क्या होता है? ए के परपेंडिकुलर होता है, और ए क्रॉस बी बी के भी परपेंडिकुलर है। तो ये तीनों कोप्लेनर हो ही नहीं सकते हैं, और ये 3 तो थे ही नहीं, बाकी 3 भी नहीं आएंगे, तो ये कोप्लेनर नहीं है। अब मैं लिख सकता, तो मैं क्या लिखूंगा? एक्स वेक्टर इज एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड ए क्रॉस बी वेक्टर। तो ये तुम्हें पढ़ना आना चाहिए, ये समझना आना चाहिए, और इसको यूज करना भी आना चाहिए। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स इन जियोमेट्री। तो एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स इन वेक्टर्स टू जियोमेट्री, तो ये 3D के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, 3D के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अपन इसको वेक्टर से पढ़ेंगे और 3D में भी पढ़ेंगे। तो वही 3D में फिर से रिपीट होगा ये सारा का सारा। तो पर वेक्टर से भी अपने को समझना है। तो पहला वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब
अब देखो, दो पॉइंट को ज्वाइन करने पे एक लाइन मिलती है। ये सब 3D में चल रहा है, अब 3D में। तो इस लाइन को ऐसे देखो जैसे ये बाहर आ रही है, मतलब इंक्लाइंड है और अंदर कुछ अंदर जा रही है, कुछ बाहर आ रही है, आधी अंदर आधी बाहर, ऐसा समझ सकते हैं। अच्छा, अब ये वेक्टर क्या है ना, ये तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। कलेक्शन ऑफ पॉइंट जिसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, तो हर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, उसका नाम दिया मैंने आर वेक्टर। तो बताओ फिर ये आर वेक्टर कैसे निकालेंगे, और लाइन है ए और बी से पास होने वाली, तो आर वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो दो मेथड है, पैरामेट्रिक फॉर्म और नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इस लाइन पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको निकालने की कोशिश हो रही है। इस लाइन पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको निकालने की कोशिश हो रही है। तो नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, तो कैसे निकालेंगे। तो पैरामेट्रिक फॉर्म, तो लोकस, लोकस मतलब कंडीशन, कंडीशन r माइनस ए इज परपेंडिकुलर टू बी, a माइनस b माइनस ए, r माइनस ए इज अ पैरेलल टू b माइनस ए। तो देखो लोकस, इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन मतलब लोकस, लोकस मतलब कंडीशन, और कंडीशन होनी चाहिए यूनिक। तो r माइनस ए इज पैरेलल टू b माइनस ए। तो पैरेलल है तो दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। r माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा b माइनस ए। तो r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस ए। तो यहाँ पे कैसे इक्वेशन लिखेंगे, अब जैसे 2D में कैसे लिखते थे, y इक्वल टू mx प्लस c, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। यहाँ कैसे लिखेंगे, r वेक्टर इक्वल टू पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन। तो ये हो गया पॉइंट, ये हो गया लैम्डा, पैरामीटर। तो इसका मतलब क्या होगा, पैरामीटर रखते जाओ पॉइंट मिलते जाएंगे। लैम्डा 0 रखो मिलेगा, लैम्डा 1 रखा, लैम्डा 2 रखा, लैम्डा 3 रखा, लैम्डा रखते जाओ तुम्हें पॉइंट्स मिलते जाएंगे। ये हो गई वेक्टर इक्वेशन। अगर इसमें देखोगे तो 3D भी दिखाई देगी। अब 3D कैसे दिखाते हैं, देखो अब 3D दिखा देता है। आर की जगह लिखोगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसकी जगह लिखोगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये होगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अगर नोटिस करोगे तो वो कौन है, डायरेक्शन रेशियोस, डीआरस। फिर दोनों को कंपेयर कर लो, काहे कंपेयर कर लो, क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप आर नॉन कोप्लेनर, तो दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो दोनों के कोफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हैं। तो वो तुम्हारी सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन आ जाएगी, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन आ जाएगी, है ना। तो अभी से 20-25 मिनट बाद में बताता 3D के। अब आते हैं नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म जिसमें पैरामीटर नहीं होगा, तो इसमें लगेगी कंडीशन। तो r माइनस ए इज पैरेलल टू b माइनस ए वेक्टर। तो r माइनस ए क्रॉस b माइनस ए इक्वल टू 0, r माइनस ए क्रॉस b माइनस ए। क्रॉस इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, खोल दो। है ना। तो r क्रॉस b माइनस ए क्रॉस b माइनस r क्रॉस ए, नहीं तो जाने दो, इसको खोलने की जरूरत। तो ये क्या बता रही है, ये बता रहा है 3D के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सब इस इक्वेशन में रख दो, सब इस इक्वेशन में रख दो।
तो होगा क्या, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा मतलब वो लाइन पर है, और जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो लाइन पर नहीं है। ये है। तो यहाँ पे फंडा क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म में तुम्हारा पोजीशन वेक्टर निकल के आता है, पोजीशन वेक्टर निकल के आता है। तो यहाँ तुम्हारा पोजीशन वेक्टर निकल के आता है। लेकिन नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में चेक करते हैं कि वो लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में चेक करते हैं कि लाई कर रहा है कि नहीं कर। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो ये पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक कंडीशंस हो गई, पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गई, नॉन पैरामेट्रिक कंडीशन हो गई। नेक्स्ट है एंगल बाइसेक्टर्स। तो एंगल बाइसेक्टर्स, तो दो वेक्टर दे रखे तो उनके एंगल बाइसेक्टर्स निकालना है। तो जैसे ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो इसमें एक प्रॉब्लम है, एक इंटरनल होगा और एक एक्सटर्नल होगा, एक इंटरनल होगा एक एक्सटर्नल होगा। अच्छा, कभी कभी तुम्हें ऐसा दिखाई देगा, देखो आर वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर प्लस लैम्डा ए वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, म्यू वी वेक्टर। तो तुम्हें पढ़ना भी आना चाहिए। पढ़ना मतलब ये क्या बता रहा है, आर वेक्टर वेरिएबल पॉइंट, जैसे 2D में एक्स वाई दिखता है ना, वैसे 3D में आर वेक्टर दिखता है। तो होगा क्या, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस लैम्डा ए वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर प्लस म्यू वेक्टर। तो पढ़ना चाहिए। तो पहली वाली क्या बोल रही है, लाइन सी से पास हो रही है, ए के अलोंग है। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, सी से पास हो रही है, बी के अलोंग है। सी से पास हो रही है, बी के अलोंग है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं। अब एंगल बाइसेक्टर की खास बात क्या होती है कि इक्वल एंगल्स है। दूसरी बात कि एंगल बाइसेक्टर पे अगर कोई भी पॉइंट लिया, एंगल बाइसेक्टर पे अगर कोई भी पॉइंट लिया और बी वेक्टर के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ की, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। तो देखो अब मुझे क्या चाहिए, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, बिल्कुल बेसिक से सोचो, बेसिक से। तो बेसिक से सोचोगे ना, बहुत स्ट्रॉन्ग जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या करने का, डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करने का, जैसे जैसे बेसिक स्ट्रॉन्ग होता गया। तो बेसिक, एंगल बाइसेक्टर एक लाइन है, और लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, पॉइंट प्लस पैरामीटर इनटू डायरेक्शन। पॉइंट पता है क्योंकि वो भी सी से पास हो रही है, पैरामीटर ले लेते हैं टी, बस भगवान मुझे डायरेक्शन दे दें। तो ये डायरेक्शन कहां से मिलेगी, ये वाली। अब ये कौन होगी, तो ये होगी कि ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर के पैरेलल लाइन, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। तो सपोज मैंने इसको ले लिया यूनिट वेक्टर ए कैप, और ये ले ली बी कैप, तो डायरेक्शन हो जाएगी बी कैप प्लस सी कैप। तो डायरेक्शन हो जाएगा बी कैप प्लस सी कैप। सिमिलरली अब एक्सटर्नल होती तो क्या होता है, एक नेगेटिव वेक्टर आएगा माइनस बी कैप,
माइनस बी कैप, पर इधर ए कैप ही है तो ये हो जाएगा टी टाइम्स बी कैप माइनस ए कैप। ये ए कैप था तो बी कैप माइनस ए कैप, नहीं तो ए कैप माइनस बी कैप, एक ही बात है। तो ए कैप माइनस बी कैप, क्या कर रहा हूं मैं, हाँ ये बी कैप प्लस ए कैप था, तो डायरेक्शन हो जाएगी बी कैप प्लस ए कैप, बी कैप प्लस ए कैप और ए कैप माइनस बी कैप। तो फंडा क्या था, जो दो लाइन है उनके यूनिट वेक्टर का एडिशन एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन होगी, उनके यूनिट वेक्टर का एडिशन एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो आर वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर प्लस टी टाइम्स बी कैप प्लस ए कैप, ये इंटरनल हो गया, और ए कैप माइनस बी कैप ये एक्सटर्नल हो गया। ये टी में कंफ्यूज मत होना, ये इट्स अ पैरामीटर, लिखा सेम सेम है पर सेम नहीं है ये, तो ऐसा समझ लो कि ये पैरामीटर। तो कंबाइंड क्या हो जाएगी, आर वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर प्लस टी टाइम्स ए कैप प्लस माइनस बी कैप, तो इसके अंदर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आ जाते हैं। क्या हो गया इसको, नेक्स्ट। ये सब है ना एक तरह से क्वेश्चन की तरह से भी काम कर रहे हैं, एप्लीकेशन भी काम कर रहा है, 3D चैप्टर भी कवर कर रहा है, एंड इम्पोर्टेंस तो बहुत है, बहुत ज्यादा है, ये मिलने मिलने क्वेश्चन आने ही आने। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन मतलब पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस, बात भी सही है, 2D में भी किए थे, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, पॉइंट को इक्वेशन में रख दो डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस। अब वेक्टर में कैसा होगा, तो पॉइंट जो होगा वो एक पोजीशन वेक्टर होगा, तो मैंने पी वेक्टर नाम दे दिया, और लाइन की इक्वेशन कैसी होगी, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर से पास हो रही है, मैं कभी भी ऐसे डैश लगाता ना तो इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर मतलब वो पॉइंट, और अगर एरो लगाया तो मतलब डायरेक्शन, ये हो गया बी वेक्टर। तो ए से पास हो रही है बी के अलोंग है, ए से पास हो रही है और बी के अलोंग है। नेक्स्ट, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया, तो बेसिक ये पीएम हो गया, ये एपी हो गया, तो मुझे क्या चाहिए, पीएम चाहिए, तो पाइथागोरस, तो पीएम पाइथागोरस एपी का स्क्वायर माइनस एएम का स्क्वायर, क्या मेरे पास एपी है, हाँ, क्योंकि पी का पी वेक्टर ए का ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ पी माइनस ए वेक्टर। चलो एक तो हो गया। व्हाट अबाउट एएम, एएम कौन है, एएम एपी का प्रोजेक्शन है, हो गया, प्रोजेक्शन बोले तो डॉट प्रोडक्ट, तो एएम, एएम कौन हो गया, एएम हो गया प्रोजेक्शन ऑफ एपी ऑन एएम, और एएम किसके अलोंग है, बी वेक्टर, तो प्रोजेक्शन ऑफ एपी वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अब एक और चीज, हम लेंथ निकाल रहे हैं और प्रोजेक्शन कैन बी नेगेटिव, तो अपने को मॉडुलस, तो एएम इज इक्वल टू, तो प्रोजेक्शन ऑफ एपी वेक्टर ऑन बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो यानी पी माइनस ए डॉट बी वेक्टर अपॉन जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हो उसका मैग्नीट्यूड, कूल। तो ये आ गया पी माइनस ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड बी वेक्टर का होल स्क्वायर, क्योंकि एएम स्क्वायर है। थोड़ा एक स्टेप आगे, अगर कल को उसने बोला
एम वेक्टर लिखो। तो एम वेक्टर कैसे लिखोगे? एम का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ले लेते बी वेक्टर से, पर सिर्फ बी वेक्टर लिखूंगा तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एम वेक्टर में मिक्स हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा बी कैप। तो बी कैप लिखा तो डायरेक्शन मिल गई और मैग्नीट्यूड एम से मिल जाएगा। और एम कहां से है? एम अपना प्रोजेक्शन से निकाल लेंगे, तो एम, ये एम यहां से निकल जाएगा प्रोजेक्शन से। आ रहा है डिस्टेंस फॉर्म? अब नेक्स्ट आता है, अब ये फॉर्मूला रट के कोई फायदा नहीं है, फॉर्मूला रट के कोई फायदा नहीं है। फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो ये फॉर्मूला रटना, दूसरा उसमें ये भी बराबर से याद रखना, ये वाला पी है, ये वाला ए है। अब प्रॉब्लम है, हर बुक का अपना अपना नोटेशन है, हर ऑथर का भी। अभी मेरा ही देख लो, पिछले नोट्स में कुछ और लिखाया होगा मैंने पी की जगह, या कोई और भी हो सकता है, और अभी मैंने पी ले लिया, तो ऐसा भी पॉसिबल है। मैंने कल पी एम किसी पॉइंट को लिया होगा, पी किसी को लिया होगा, तो ये भी पॉसिबल है। तो इसलिए उत्तर रट नहीं सकते हैं अगर, तो इसलिए बेस अप्रोच याद रखो। तो अप्रोच क्या है? पाइथागोरस थ्योरम, प्रोजेक्शन। पाइथागोरस थ्योरम तो आती होगी, वो तो नींद में भी बोल सकते तुम। और प्रोजेक्शन आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट से। तो इस तरह से। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। तो उससे पहले स्क्यू लाइंस, अभी देखो ये 2D है, 2D में देखते हैं। 2D में क्या होता है? लाइन पैरेलल होती है, कोइंसिडेंट होती है, इंटरसेक्टिंग होती है। लाइन पैरेलल होती है, कोइंसिडेंट होती है और इंटरसेक्टिंग होती है। अब 3D में कैसा होता है? 3D में पैरेलल भी होंगी, कोइंसिडेंट भी होंगी, इंटरसेक्टिंग भी होंगी। तो इंटरसेक्टिंग भी होंगी, लेकिन 3D में एक और पॉसिबिलिटी है। 3D में एक और पॉसिबिलिटी है। तो 3D में ऐसे सोचो कि ये लाइन को ऊपर उठा लो आईपैड के, मतलब जो भी है टैबलेट के, तो ऊपर उठा दिया ना, तो ये दोनों लाइन के बीच में गैप आ जाएगा। अभी ये दोनों इंटरसेक्टिंग थी थोड़ी देर पहले, तो ये इंटरसेक्टिंग थी, तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा जो कि एक पोजीशन वेक्टर होगा। लेकिन अब मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ, ये लाइन को इस लाइन के ऊपर उठा लो, तो उठाएंगे तो क्या होगा? बीच में गैप बनेगा, वो गैप दिखा नहीं पा रहा मैं, तो ऐसा कुछ होगा। तो ये गैप होगा, वो गैप की वजह से क्या होगा? तो ये दोनों लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन पैरेलल। तो स्क्यू लाइंस होती है नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। तो ये ना तो इंटरसेक्ट करती है ना पैरेलल। तो ये 3D में एक अलग केस है, तो उस अलग केस को बोलते हैं स्क्यू लाइंस। थोड़ा और दिमाग लगाना है तो टेट्राहेड्रन में आ जाता है। तो टेट्राहेड्रन में अगर तुम देखोगे तो ये ओ ए बी सी, तो ओ ए और बी सी ऐसा स्क्यू लाइन जैसे दिखेंगे। ये अलग जा रही है, ये अपनी अलग जा रही है, तो ऐसा पॉसिबल है। तो ओ ए एंड बी सी आर स्क्यू, ओ सी एंड ए बी, फिर ए सी और ओ बी, ये स्क्यू लाइंस है। ठीक है, नेक्स्ट। अब स्क्यू लाइंस में एक चक्कर पड़ गया। तो आर वेक्टर इक्वल टू, तो देखो कैसे दे लिखा है, तुम्हें पढ़ना आना चाहिए। ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर प्लस म्यू डी वेक्टर। क्या मतलब है इसका? ये दोनों लाइन है, ए से पास हो रही है, बी के अलोंग है, सी से पास हो रही है, डी के अलोंग है। नेक्स्ट, मुझे चाहिए एक डिस्टेंस, कौन सी? शॉर्टेस्ट, जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। ऐसा वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर क्रॉस, तो ये कौन हो गया? बी क्रॉस डी।
ऐसा वेक्टर जो दो के परपेंडिकुलर हो, बी क्रॉस डी। तो लेंथ यानी एसी का प्रोजेक्शन, तो शॉर्टर डिस्टेंस हो गई प्रोजेक्शन ऑफ सी माइनस ए ऑन परपेंडिकुलर दोनों के, वो बी क्रॉस डी है। अब नेक्स्ट लेंथ चाहिए अपने को, तो इसलिए मॉडुलस लगा दिया। तो प्रोजेक्शन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी सी माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी अपॉन, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हो उसका मैग्नीट्यूड अपॉन जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हो उसका मैग्नीट्यूड, तो मॉड ऑफ बी क्रॉस डी, मॉड ऑफ बी क्रॉस डी। तो मॉड ऑफ बी क्रॉस, तो ये आ गया, तो इससे डिस्टेंस आ जाएगी। अब इसी को एक और बढ़ा देते हैं, कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी, कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी। तो कोप्लानरिटी में क्या होगा, दोनों को एक ही प्लेन में होना पड़ेगा। तो तुम ऐसे सोचो, ये एक लाइन, ये एक लाइन, तो मैं थोड़ी देर पहले क्या कर रहा था, ये लाइन को उठा रहा हूं मैं, पर ये दिख ऐसी रही है कि मैं ये स्क्रीन में ही उठा रहा हूं, पर तुम ऐसे सोचो मैं स्क्रीन के ऊपर उठा रहा हूं, तो ऐसे स्क्रीन के ऊपर उठा रहा हूं, तो स्क्रीन के ऊपर उठा रहा हूं, तो इससे क्या हो रहा है, ये जिस प्लेन में है स्क्रीन में, ये स्क्रीन में है, लेकिन ये स्क्रीन में नहीं है, ये स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। तो अब ये नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, तो स्क्यू लाइंस हो गई, तो इसने इसका प्लेन छोड़ दिया। तो अगर ये कोप्लेनर होती है तो इनको इंटरसेक्टिंग होना पड़ेगा, अगर नॉन पैरेलल है तो। सर हाँ बोलो सर, थोड़ा और एक बार फिर से। हाँ, एक मिनट। तो कैसा है ना कि ये दो लाइंस है, अभी ये दोनों लाइन स्क्रीन में है, और स्क्रीन बोले तो प्लेन है, तो दोनों लाइन स्क्रीन में है, तो ये प्लेन है। अब इसको क्या किया, ये वाली को मैंने स्क्रीन के ऊपर उठाया है, तो स्क्रीन के ऊपर उठाया तो बीच में गैप आएगा, एक 3D व्यू नहीं आएगा ना इससे, नहीं तो इधर ले लेते हैं। अरे ये तो वन नोट है, किधर गया 3D कैलकुलेटर, अब इसमें दिखेगा कि नहीं। लाइंस बनानी पड़ेंगे, लाइन की क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, एक बार ट्राई करके देखता, हो पाया तो ठीक है, नहीं तो टाइम भी इम्पोर्टेंट है। आ रहा है, आ रहा है। ये भी नहीं दिखा पा रहा, ये तो, ये देखो ये कैसे, ये डॉट डॉट किया ना इसने, लाइन ऐसे टेढ़ी होके जा रही हाँ है, सर। समझ रहा है क्या। हाँ सर। ठीक है, और एक और लाइन बनाने की कोशिश करते हैं।
इसका यार अबे यार ये ठीक भी नहीं रहा। ठीक है, फिर एक और लाइन बनानी पड़ेगी इस बार। सर या फिर कोई एक्सिस कोई कंसीडर कर लो। हाँ ये भी कर सकते हैं, बात तो तेरी भी सही है, एक्सेस भी तो लाइन ही है, पर ये इतना गंदा गंदा किस हो गया। हाँ देखो ये भी सही बोला, एक्सेस ही कंसीडर कर लो। अरे रुक रे, तो देखो, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, तो इसको दिख भी तो नहीं रहा। हाँ ये देखो ना, अभी लाइन जेड एक्सेस को कट नहीं कर रही, तो जेड एक्सेस और ये लाइन एक दूसरे के लिए स्क्यू लाइन सही है, तो इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ रही होगी, ये देखो, तो ये जेड एक्सेस को कट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस आ रही होगी, तो दिस इज स्क्यू लाइंस। इवन ये क्या, जेड को क्या, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को भी नहीं कट कर रहा, ये देखो, अगर रेड वाली और लाइन को देखूं तो उनके बीच में गैप दिखेगा, ये देखो गैप, तो गैप क्या कर दे रहा है, इनको स्क्यू लाइंस बना दे रहा है, तो नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। लेकिन अब एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि ये एक्स एक्सिस को कट करे, तो जब ये एक्स एक्सिस को कट करेगा तो उस समय ये कोप्लेनर हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। तो उसमें उस केस में क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी, तो डिस्टेंस विल बी जीरो, तो यानी सी माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी अपॉन मॉड ऑफ बी क्रॉस डी, ये जीरो हो जाएगा। और अच्छे से लिखना है, तो बॉक्स सीबीडी माइनस बॉक्स एबीडी इक्वल टू जीरो, यानी बॉक्स सीबीडी इज इक्वल टू बॉक्स एबीडी। तो ये इंटरसेक्टिंग, तो नहीं तो मैथमेटिकली डिस्टेंस विल बी जीरो। ये है तुम्हारे इधर बोर्ड में कंडीशन ऑफ कोप्लेनिटी। नेक्स्ट आएगा प्लेन। 2 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं।
ओके, नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो वही जैसे 2D में गए इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, उसी तरह से इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो प्लेन क्या होता है? अभी ये स्क्रीन प्लेन है पर इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, है ना? तो प्लेन कैसा दिखेगा? इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, x plus y plus z is equal to 3। तो ऐसा प्लेन दिखेगा। तो वो इनफाइनाइट को जा रहा है वो। अरे ये देखो, ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस को कट कर रहा है। क्या बन रहा है? तो अगर देखोगे तो ये ग्रीन लाइन, रेड लाइन और ब्लू लाइन तीनों को कट करता हुआ जा रहा है, ऐसा, है ना? और ये जो ब्लू है ये अपना पूरा प्लेन हो गया। तो तुम इसको ऐसे देख सकते हो जैसे ये कलेक्शन ऑफ लाइंस है। तो तुम ऐसा कर सकते हो कि, अरे बाप रे, ये क्या चला दिया? तो तुम ऐसा देख सकते हैं, लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, तो प्लेन इज अ कलेक्शन ऑफ लाइंस। प्लेन इज अ कलेक्शन ऑफ लाइंस। तो अब मुझे प्लेन की इक्वेशन चाहिए। क्यों? ताकि मैं प्लेन पे लाई करने वाले पॉइंट्स निकाल सकूं। तो प्लेन में लाई करने वाले पॉइंट्स निकाल सकूं मैं। तो ठीक है, प्लेन इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट आर वेक्टर। अब प्लेन की अगर यूनिक इक्वेशन निकालनी है तो उसकी कुछ कंडीशंस भी गिवन होनी चाहिए। तो कंडीशन है, प्लेन नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर है और ए वेक्टर से पास हो रहा है। ए वेक्टर से पास हो रहा है, नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो ठीक है, इक्वेशन लोकस, लोकस, कंडीशन, कंडीशन r माइनस ए इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल वेक्टर। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो r डॉट n इक्वल टू a डॉट n। तो ये प्लेन की इक्वेशन है, ये पढ़ना आना चाहिए तुमको। ऐसा कुछ लिखा तो प्लेन का इक्वेशन। तो तुम्हें जनरली ऐसा मिलेगा, r डॉट n इक्वल टू d मिलेगा, स्केलर, क्योंकि a डॉट n इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो तुम्हें ऐसा मिलेगा, r डॉट n इज इक्वल टू d, r डॉट n इज इक्वल टू d। तो ये पढ़ना आना चाहिए कि प्लेन की इक्वेशन है। अच्छा, तुम्हें एक चीज और समझ में आनी चाहिए, ये जो चीज निकलेगी वो नॉर्मल वेक्टर होगी, नॉर्मल वेक्टर होगा प्लेन का। तो कभी भी ध्यान में रखो, सपोज r डॉट n इक्वल टू d दे रखा है, तो n वेक्टर क्या हो जाएगा? तो n वेक्टर हो जाएगा नॉर्मल वेक्टर प्लेन का। अब एक चीज और, एक स्टेप आगे, तो ये वेक्टर चैप्टर है। अब मैंने क्या किया, 3D में ले जा रहा। तो नॉर्मल वेक्टर को लिखा ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। और अपना r कौन होता है? वेरिएबल पॉइंट x y z। तो ये आ जाएगा ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d। तो इससे क्या क्या पता चला? पहली चीज कि प्लेन की इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल होती है। दूसरी चीज, अगर इसमें मैं z को 0 कर दूं तो एक लाइन है, z को 1 रखूं तो लाइन है, z को 2 रख दूं तो लाइन है। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ लाइंस। तो ये कलेक्शन ऑफ लाइंस है। तो ये कलेक्शन ऑफ लाइंस है। तो लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुमने प्लेन की इक्वेशन देखी नहीं कि x y z का जो कोफिशिएंट होगा वो नॉर्मल वेक्टर, x y z का जो कोफिशिएंट होगा वो नॉर्मल वेक्टर। ये तो प्लेन की इक्वेशन देखी
कि नॉर्मल वेक्टर आ जाना चाहिए और कोई कन्वर्जन वर्जन कुछ नहीं लगेगा। एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है वो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है ना। मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा, उससे डायरेक्शन मिल रही है मेरे को। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन, पैरामेट्रिक फॉर्म एंड नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म है नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना। तो भैया इक्वेशन निकालने के पहले कुछ इंफॉर्मेशन तो देनी चाहिए। तो एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा है और दो वेक्टर के प्लेन में है, दो वेक्टर के प्लेन में है। अब मैं मेरा मेंस एडवांस का तरीका क्या बोलता है, मुझे चाहिए प्लेन की इक्वेशन। तो प्लेन की इक्वेशन चाहिए तो मुझे चाहिए नॉर्मल वेक्टर और ए डॉट एन पॉइंट। तो आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन। तो ए तो मेरे पास है, एन नहीं है, तो एन कौन हो जाएगा, बी और सी का परपेंडिकुलर। तो यानी नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा बी क्रॉस सी। तो यहां से आ जाएगी इक्वेशन। पर अपने को ये नहीं करना, अपने को इसकी इक्वेशन अलग तरीके से बतानी है। तो एन वेक्टर आ गया बी क्रॉस सी। तो ये आ गया मेंस एडवांस का तरीका। अब एक थ्योरी कंप्लीट करते हैं। तो मुझे चाहिए प्लेन इज अ कलेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो प्लेन इज अ कलेक्शन ऑफ आर वेक्टर, तो इसकी इक्वेशन चाहिए। तो मैंने क्या किया, बी वेक्टर के पैरेलल और ये सी। तो ये कौन हो जाएगा, लैम्डा सी वेक्टर, ये हो जाएगा म्यू बी वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ, आर माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा सी प्लस म्यू बी। तो इक्वेशन आ गया आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर प्लस लैम्डा सी वेक्टर। तो ये हो गई पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीटर रखते जाओ, पॉइंट मिलते जाएंगे, पैरामीटर रखते जाओ, पॉइंट मिलते जाएंगे। पॉइंट मिलेंगे पैरामीटर रखने से, पॉइंट मिलेंगे पैरामीटर रखने से। तो पॉइंट मिलेंगे पैरामीटर रखने से, ठीक है। अब होगा क्या, तुम अगर नोटिस करो तो इसके अंदर दो पैरामीटर चल रहे हैं जबकि लाइन में एक ही चल रहा था। तो लाइन में एक ही चल रहा था, प्लेन में जबकि दो चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि प्लेन में क्या होगा, एक पैरामीटर लाइन को फिक्स करेगा, दूसरा पैरामीटर उस लाइन पर पॉइंट को वैल्यू निकालेगा, उस लाइन पर पॉइंट निकालेगा। तो इसलिए दो पैरामीटर लगे। अब है नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म बोले तो कंडीशन, और कंडीशन बोले तो कोप्लेनर। तो आर माइनस ए बी और सी आर कोप्लेनर। तो आर माइनस ए बी सी आर कोप्लेनर। तो आर माइनस ए कोप्लेनर है, तो बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट और आर माइनस ए का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा बॉक्स आरबीसी इज इक्वल टू बॉक्स एबीसी। तो दिस इज द फाइनल बॉक्स आरबीसी इज इक्वल टू बॉक्स एबीसी। अब बच्चे को डाउट आता है, सर एबीसी तो कोई फिक्स क्वांटिटी होगी कांस्टेंट, और बॉक्स आरबीसी डिटरमिनेंट होगा एक्स वाई जेड b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक डिटरमिनेंट इक्वल टू कांस्टेंट है और वो इनफाइनाइट पॉइंट्स निकालेगा। तो होता क्या है, डिटरमिनेंट की एक ही वैल्यू होती है, पर एक वैल्यू के लिए इनफाइनाइट डिटरमिनेंट आ सकते हैं, एक वैल्यू के लिए इनफाइनाइट डिटरमिनेंट आ सकते हैं। तो तुम ऐसा भी सोच सकते हो, एक ट्रायंगल का एक एरिया है, पर एक एरिया के लिए इनफाइनाइट ट्रायंगल्स है। एक ट्रायंगल का एक ही एरिया है, पर एक ट्रायंगल एक एरिया के लिए इनफाइनाइट ट्रायंगल्स पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन। तो पॉइंट है पी वेक्टर मान लो, उसका डिस्टेंस निकालना है, उसका डिस्टेंस निकालना। 3D में भी है इसके तरीके,
और 2D में तो बहुत इजी है, पॉइंट को इक्वेशन में रख दो, डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे भी काम करता है। पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में, प्लेन कौन है, r डॉट n इक्वल टू डी, यानी r डॉट n माइनस डी इक्वल टू 0। तो पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में रख दो अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस केस में हो जाएगा मॉड n, नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। तो देखो, तो कैसे निकालेंगे, प्लेन में एक पॉइंट है ए वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर है ये, तो ऐसे देखो इसको, एपी वेक्टर का प्रोजेक्शन है ये डिस्टेंस, तो पीएम, तो पीएम क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ एपी वेक्टर ऑन नॉर्मल वेक्टर, तो यानी पी माइनस ए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन जिस पे मैग्नीट्यूड ले रहे हो। तो अगर ये सही से नोटिस करोगे तो आर की जगह पी रख दिया और ए डॉट एन तो डी है, तो पॉइंट को इक्वेशन में रख दो अपॉन जिस मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल वेक्टर, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल वेक्टर। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन प्लेन्स, दो प्लेन की इक्वेशन दे रखे हैं, r डॉट n1 इक्वल टू d1, r डॉट n2 इक्वल टू d2। तो दो प्लेन के बीच का एंगल नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल ही होता है, और दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना आता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, यानी लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। तो प्लेन दे रखा है r डॉट n इक्वल टू डी, लाइन दे रखी है ए से पास हो रही है बी के अलोंग है, तो ये एंगल निकालना है, पर हमें तो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना आता है, तो थीटा एंगल है लाइन और प्लेन के बीच का, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है लाइन और नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल, तो यानी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। 3D में भी काम करता है। लास्ट, फैमिली ऑफ प्लेन्स, ये वही फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ प्लेन। तो देखो ये प्लेन के अंदर, ये स्क्रीन के अंदर दो लाइंस है, ये स्क्रीन के अंदर दो लाइंस है। अब इन दोनों लाइन को, जब ये प्लेन में थी तो L1 प्लस लैम्डा टाइम L2 इक्वल टू 0, और ये होता था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इनको ऐसे देखो, ये लाइन को ऐसे स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, तो वो बन जाएगा प्लेन, और ये दूसरा वाला जो लाइन है स्क्रीन के अंदर, उसको ऊपर उठाया तो वो बन जाएगा प्लेन 2। तो ये दोनों प्लेन बन जाएंगे स्क्रीन के ऊपर उठाते हुए देखो, या फिर एक तो ऐसा देखो, ये वाला रेड और ग्रीन देख लो, वो तीनों मत देखो, बस ये समझाने के लिए लिया मैंने। तो इसमें क्या करो, रेड और ग्रीन को देखो, तो रेड और ग्रीन को अगर मैं देखूंगा तो ये जो मिल रही है, ये जो मिल रहा है, ये है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये फैमिली ऑफ, तो इसके इंटरसेक्शन से पास होने वाली बहुत सारे प्लेन्स आएंगे, तो ये बहुत सारे मेंबर्स हो गए, और ये मेंबर्स बना लिए फैमिली। तो ये फैमिली की इक्वेशन, तो P1 प्लस लैम्डा टाइम P2 इक्वल टू 0, और इसको बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन।
तो ये जो जा रही है ना दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, चैप्टर इज कंप्लीट। 2 मिनट का ब्रेक, फिर 3D स्टार्ट करता।
ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर है 3D। तो 3D में हम 3 पार्ट्स पढ़ते हैं। पहला है स्ट्रेट लाइन, दूसरा प्लेन और तीसरा स्फीयर। तो लाइन और प्लेन जो अभी अपन ने पढ़ा ना, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स टू ज्योमेट्री, वही पूरा है। और स्फीयर सर्कल से आ जाएगा। तो ऐसे करके पूरा रिपीट होने वाला है सब कुछ। तो सब कुछ पूरा रिपीट सही होने वाला है ना। तो इसलिए याद करना फॉर्मूले वगैरह इजी है, क्वेश्चन डिफिकल्ट है इसके। तो ये 3D और वेक्टर। एक मिनट ना। तो 3D चैप्टर अपन 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, लाइन, प्लेन और स्फीयर। लाइन, प्लेन और स्फीयर। स्फीयर अपने को पूरा कवर हो जाता है सर्कल की वजह से, और प्लेन अपने को कवर हो जाता है लाइन इन 2D की वजह से, क्योंकि 2D के फॉर्मूले प्लेन के फॉर्मूले हैं 3D में। और लाइन, 3D की लाइन वो अपनी कवर हो जाती है वेक्टर से। वैसे तो ये सारा चीजें वेक्टर से कवर हो जाता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट एक्सिस। 2D कोऑर्डिनेट एक्सिस में 4 पार्ट्स बनते थे, तो उसको बोलते थे क्वाड्रेंट। पर 3D में 8 है। तो 3D में 8 है। तो अगर ये मैं ऐसे देखूं, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, मतलब नेगेटिव, ये एक्स वाई जेड, ये ओरिजिन। तो होगा क्या, ऑक्टेंट। तो ऑक्टेंट दिखा था मैं तुमको, ओ एक्स वाई जेड, है ना। तो ये ऑक्टेंट्स बन रहे हैं। तो ओ वाई एक्स जेड जेड, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड, ओ वाई डैश एक्स जेड। तो ये 4 ऊपर के बनाए मैंने, 4 ऊपर के। इसी तरह से 4 नीचे के भी हैं, तो और बन जाएंगे। तो उनके नामकरण भी है, O1, ऑक्टेंट 1, ऑक्टेंट 2, ऑक्टेंट 3, ऑक्टेंट 5, ऑक्टेंट 6, ऑक्टेंट 7, ऑक्टेंट 8। और इनके साइन कन्वेंशन, हाँ हेलो, आ रही है आवाज? आ रही है? आ रही है सर अब। चलेगा। तो एक्चुअली लाइट मोबाइल डेटा से चालू किया मैंने, है ना। तो देखो, तो ऑक्टेंट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो साइन कन्वेंशन भी है। तो जो पहले, सर वो स्क्रीन दिख नहीं रही सर। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही अभी? हाँ दिख रही है सर। ओके। तो 3 ऑक्टेंट, 4 8 ऑक्टेंट है। तो इनके साइन कन्वेंशन है। तो जो पहले 4 ऑक्टेंट है वो ऊपर के हैं। तो ऊपर के तो उनका Z पॉजिटिव होगा, और बाकी के जो 4 ऑक्टेंट है वो नीचे के हैं, तो उनका Z नेगेटिव होगा। और एक्स वाई का साइन कन्वेंशन वही है जो अपना 2D में था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर से वही, फर्स्ट क्वाड्रेंट,
सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो वही साइन कन्वेंशन है। नेक्स्ट, अगर दो पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। नेक्स्ट, अगर दो पॉइंट दे रखे हैं तो सेक्शन फॉर्मूला तो वैसा ही है जैसा 2D में, उल्टा चलेगा। ये देखो, तो C आ जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, और mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ये तो हो गया इंटरनल सेक्शन। अगर एक्सटर्नल सेक्शन होता तो n की जगह माइनस n, और अगर मिड पॉइंट होता तो डिवाइड बाय 2, x1 प्लस x2 बाय 2, फिर y1 प्लस y2 बाय 2, z1 प्लस z2 बाय 2, सेक्शन फॉर्मूला। अब आता है इंपॉर्टेंट, तो यहां से चालू हो जाएगा लेवल बढ़ना। तो डायरेक्शन कोसाइंस, कोसाइन क्योंकि ये कॉस की वैल्यूज आती है ना, तो इनको शॉर्ट में डीसीज बोलते हैं। तो होता क्या है कि अगर कोई पी पॉइंट है तो ओरिजिन से उसको ज्वाइन किया, तो ये हो गया ओपी वेक्टर। तो ये ओपी वेक्टर ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड, अच्छा ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। राइट हैंडेड मतलब एक्स और वाई, तो एक्स की तरफ फिंगर्स रखी और फिर सारी फिंगर्स वाई को दिखाई, तो थंब जो आएगा डायरेक्शन में वो पॉजिटिव जेड एक्सिस हो गया, वो पॉजिटिव जेड एक्सिस हो गया। नेक्स्ट, तो ओपी वेक्टर तो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ में गामा एंगल बना रहा है। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, दे आर एंगल्स, तो दे आर नोन एज द डायरेक्शन एंगल्स। ये डायरेक्शन वर्ड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये वेक्टर की वजह से, और वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा, और ये अच्छा एंगल बिटवीन वेक्टर्स तो अपन को पता है 0 से पाई के बीच में होता है। तो ये एंगल 0 से पाई, मेक श्योर क्लोज इंटरवल, मेक श्योर क्लोज इंटरवल है पाई पे। नेक्स्ट, इनकी जो कॉस की वैल्यूज होगी, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, they are known as a direction cosines and they are denoted as LMN। तो जैसे 2D में स्लोप होता है वैसे यहाँ पे DC होती है, और उनका DC का नोमिनल ये है denoted by LMN, denoted by LMN। नेक्स्ट, तो रिमार्क, तो एक्स एक्सिस के DC क्या होंगे। अब एक्स एक्सिस के अगर अल्फा बीटा गामा देखें तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो DC होगा 1 0 0। फिर वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो 0 1 0 0 0 1, क्योंकि 90 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये 0 डिग्री, और फिर इसका कॉस निकाल लिया। सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है, मान लो ये P है R डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर, तो L क्या होगा, L मतलब कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा होगा, अगर मैं इसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन लूं, ये एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन लिया मैंने, तो एक्स वाई जेड, तो ये जो ओ एम होगा वो एक्स होगा। ऐसे अपन वाई पे भी प्रोजेक्शन ले सकते हैं, ओ एन, तो ये वाई हो गया। ऐसे जेड एक्सिस पे लेंगे तो होगा क्या, ये एक ऐसा ट्रायंगल सा बनेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये पी है, ये आर है, और ये एक्स कोऑर्डिनेट ओ है। तो ऐसा ही वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ भी बन रहा होगा, और अल्फा ये होगी जो ओपी एक्स एक्सिस के साथ बना रही है, जो ओपी एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। ठीक है, तो कॉस अल्फा हो जाएगा
बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सिमिलरली ऐसे m इक्वल टू y अपॉन r और n इक्वल टू z अपॉन r। और r कौन है? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब रख दो, x आ गया था एल आर, y आ गया था एम आर और z आ गया था एन आर। तो यहाँ से एक और चीज पता चली कि अगर r डिस्टेंस पर जिसके डीसी एल एम एन है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एल आर एम आर एन आर। ये तुम लाइन की इक्वेशन से भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, x माइनस जीरो अपॉन एल, y माइनस जीरो अपॉन एम और z माइनस जीरो अपॉन एन इक्वल टू आर लिया। x इज इक्वल टू एल आर, y इक्वल टू एम आर और z इक्वल टू एन आर। सब एक दूसरे में जाएगा, मैथ्स है ना। ऐसा नहीं है कि रिवर्सिबल, तो ऐसा नहीं है कि कन्वर्ट नहीं कर सकते एक दूसरे में। मतलब उसी चीज को हम अलग अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। तो रख दो इसको, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो रिजल्ट आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तुम अगर 3D चैप्टर कर रहे हो तो ये सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना ट्रायंगल एबीसी, तो दिमाग में दो चीज आएंगी। जैसे ही वर्ड यूज किया ट्रायंगल एबीसी, तो दिमाग में क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, पहली चीज। दूसरी, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। उसी तरह से जैसे ही 3D आई तो सबसे पहले दिमाग में आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको कॉस में भी लिख सकते हैं। तो सिग्मा कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। अगर मैं कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिखता हूँ, तो सिग्मा साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा 2। और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा cos 2 अल्फा, cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा cos 2 बीटा, cos स्क्वायर गामा माइनस sin स्क्वायर गामा cos 2 गामा। तो ये आ जाएगा सिग्मा cos 2 अल्फा, वो आएगा -1 -1। ठीक है, फिर इसके आगे का कल करते हैं अपन। तो कल, अरे पीडीएफ फाइल